नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक-ठाक। तो आज हम लोग करेंगे प्रत्येक दिन की तरह आज भी हम लोग 50 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करेंगे। और आज आपका रहने वाला है टॉपिक, किस सब्जेक्ट से रहेगा आपका? फिजिक्स से रहेगा ये टॉपिक। यांत्रिकी मैकेनिक्स पढ़ेंगे आज हम लोग, ठीक है। और ये जो बुक है बीपीएससी द्वारा जितना भी क्वेश्चन पूछा गया सारे क्वेश्चन का इसमें संग्रह है। और यूथ कंपटीशन टाइम्स का ये बुक है सामान्य अध्ययन। इसमें लगभग 10,710 क्वेश्चन, इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें दिया गया है। बीपीएससी द्वारा जितना भी क्वेश्चन आज तक पूछी गई है सारा क्वेश्चन का इसमें निचोड़ है, सारा क्वेश्चन इसमें दिया गया है। बीपीएससी 1.0, 2.0, 3.0 जो कैंसिल हुआ है वो भी पेपर इसमें शामिल है। PYQ जितना भी है सारा इसमें दिया गया है, ठीक है। और जो बीपीएससी 4.0 होने वाली है PYQ आपके लिए तो एकदम बहुत ही रामबाण साबित होगा। और एपिसोड बाय हम पूरा करवा रहे हैं। बहुत सारा एपिसोड आपके इस चैनल पर डाला गया है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2 यांत्रिकी, ठीक है ना। आज हम लोग यांत्रिकी पढ़ेंगे, मैकेनिक्स वाला ये टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इस पर चलिए विचार करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक बल एक गैर संपर्क बल है, ये बात तो सही है। चुंबक से वस्तुओं को उठाने की क्षमता संपर्क बल का उदाहरण है, ये बात क्या है आपका? गलत है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, गुरुत्वाकर्षण बल एक गैर संपर्क बल है, ये बात भी क्या है आपका? सही। तो ऑप्शन 1 और 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका विश्लेषण। इलेक्ट्रोस्टैटिक बल कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल होता है, ठीक है ना, जो उनके बीच आवेशों के कारण उत्पन्न होता है। अतः यह एक गैर संपर्क बल है। चुंबक से वस्तुओं को उठाने की क्षमता गैर संपर्क बल का उदाहरण है, जिसे चुंबकीय बल कहा जाता है। गैर संपर्क बल के अन्य उदाहरण की बात करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल आ जाएगा, विद्युत स्थैतिक बल आ जाएगा, ये सब गैर संपर्क बल है। ये जो बल है ना, इसको लगाने के लिए कांटेक्ट में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये दूर से ही क्या करता है, ये बल बहुत अच्छा से लगता है, ठीक है। अगला देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। एसी बोले तो अल्टरनेटिंग करंट, इसको प्रत्यावर्ती धारा कह देते हैं हिंदी में। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? तो एसी करंट को डायनमो से उत्पन्न किया जाता है ना। इसका विश्लेषण देखते हैं। एसी करंट को डायनमो उत्पन्न करता है। डायनमो या एसी जनरेटर एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। डायनमो या एसी जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब तारों की एक कुंडली को अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। यह वाई परिपथ में एसी भेजता है, अल्टरनेटिंग करंट भेजता है। चौक कुंडली क्या है? विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की प्रबलता कम करने वाली कुंडली को चौक कुंडली कहा जाता है। ट्रांसफार्मर क्या काम करता है? या तो वोल्टेज को अप करेगा, नहीं तो डाउन करने का काम करता है। यह एक ऐसा उपकरण है जिससे बिना विद्युत शक्ति नष्ट किए हुए प्रत्यावर्ती धारा के विद्युत वाहक बल का मान बढ़ाया या घटाया जा सकता है। यह पारस्परिक विद्युत प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और ट्रांसफार्मर हमेशा याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर एसी पर ही काम करता है, अल्टरनेटिंग करंट पर ही काम करता है, डीसी पर काम नहीं करता है, ठीक है ना। डीसी पर क्या करता है? काम नहीं करता है। अगर डीसी पर तो फ्लक्स जनरेट होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये हमेशा किस पर काम करता है? एसी पर ही काम करता है, अल्टरनेटिंग करंट पर ही काम करता है एसी। अगला देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है अंतरिक्ष रॉकेट। कौन करता है? अंतरिक्ष रॉकेट। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजना, बंदूक की गोली चलाने पर
चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगाना, नाव से किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे की ओर हट जाना, ये सब न्यूटन गति के कौन सा नियम है? तीसरे गति के नियम पर आधारित है। 54 नंबर क्वेश्चन, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो संवेग परिवर्तन की दर को ये क्या कर रहा है? कम कर रहा है। संवेग परिवर्तन की दर को क्या कर रहा है? ये कम कर रहा है। देखिए, संवेग परिवर्तन की दर को कम करने की ये कोशिश कर रहा है ताकि उसे चोट कम लगे। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में सक्षम बनाता है। किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का क्या कहते हैं? उस वस्तु का संवेग कहते हैं। P = mv, है ना। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना वेग। संवेग को हम लोग P से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को m से और वेग को v से। 55 नंबर क्वेश्चन पर चलिए, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में क्या होता है? ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। देखते हैं, गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है जब किसी वस्तु की सतह पर किसी वस्तु को गति कराने का प्रयास किया जाता है या गति कराया जाता है तो सतह से समांतर व गति की दिशा के विपरीत एक गति अवरोधक बल कार्य करती है जिसे घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल हमेशा दो वस्तु के कांटेक्ट में लगता है, ठीक है ना। वो जो संपर्क होता है ना, जहाँ पर दो वस्तु जहाँ पर संपर्क करता है उसी के बीच लगता है घर्षण बल। घर्षण बल हमेशा लगाए गए बल के जस्ट विपरीत लगता है। घर्षण बल 3 प्रकार का होता है, स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन, सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, लोटनी घर्षण या रोलिंग फ्रिक्शन, है ना। सबसे ज़्यादा अगर बल लगेगा किस में लगेगा? कौन से घर्षण में लगेगा? स्थैतिक घर्षण में सबसे ज़्यादा बल लगेगा, सर्पी घर्षण में उससे कम लगेगा बल, और लोटनी घर्षण में क्या लगेगा या रोलिंग घर्षण में सबसे कम। स्थैतिक घर्षण को ही कम करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग कर लेते हैं? इसका स्थैतिक घर्षण और सर्पी घर्षण को ही कम करने के लिए लोटनी घर्षण, रोलिंग घर्षण, रोलिंग फ्रिक्शन को हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे कोई बोरा को हम लोग खींच के ले जा रहे हैं, है ना, या फिर सरका के ले जा रहे हैं, है ना, स्लाइड करके ले जा रहे हैं, लेकिन उस पर क्या करेंगे? एक नीचे में बेरिंग वाला कुछ यंत्र लगा लेंगे और उस पर रख के लेके जाएंगे, ट्रॉली बना लेंगे, बेरिंग वाला ट्रॉली, उस पर लेके जाएंगे, आराम से क्या कर सकते हैं? उसको लेके जा सकते हैं। तो लोटनी घर्षण में बल क्या लगेगा? बहुत ही कम लगेगा। अगला देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है ना, तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे व्यक्ति किधर की ओर झुकेगा? देखिए, अगर दाईं ओर मुड़ रहा है तो जो यात्री है बाईं ओर मुड़ेगा। अगर कोई बस चालक अगर बाईं ओर मुड़ता है तो यात्री झुकेगा दाईं ओर झुकेगा। अगर कोई बस सीधा चल रही है, एकदम रेखी सीधा चल रही है, तो रेखीय गति से सीधा चल रही है, तो बस चालक अगर ब्रेक लगाएगा, तो अगर चल रही है स्पीड में है गाड़ी, अगर ब्रेक लगाएगा तो जो यात्री है किधर की तरफ झुकेगा? एक ब्रेक लगाए तो यात्री झुकेगा किधर की तरफ? आगे की तरफ, ठीक है। अगर बस रुकी हुई है और एक बैग से चलेगा तो यात्री झुकेगा पीछे की तरफ। ये सब किसका नियम है? ये न्यूटन के प्रथम नियम पर ये सब काम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाईं ओर झुकेगा। चलती हुई बस के अचानक दाईं ओर झुकने पर चलती हुई बस के अचानक दाईं ओर मुड़ने पर बस में बैठे यात्री बाईं तरफ झुक जाएगी, है कि नहीं?
इस घटना में न्यूटन की गति का पहला नियम लागू होता है, जिसे जड़त्व का सिद्धांत कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? जड़त्व का सिद्धांत कहा जाता है। कोई भी वस्तु अपनी स्थिति को क्या करती है? बनाए रखने अपना स्थिति बनाए रखना चाहती है। यदि वस्तु रुकी हुई है तो रुकले रहेगी, अगर कोई चल रही है वस्तु तो चलते ही रहेगी। जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लग जाए तब तक अपनी स्थिति को वो क्या करेगी? बनाए रखेगी। ये न्यूटन का प्रथम नियम बोलता है। 57 नंबर क्वेश्चन, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण के अंतर आणविक बल को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कौन सा बल कहते हैं? इसको सहसंजक बल कहते हैं, कोहेसिव फोर्स कहते हैं। एक ही प्रकार का जो पदार्थ है, एक ही पदार्थ है, उसके अणु के बीच में जो बल लगता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सहसंजक बल कहते हैं। और अलग अलग पदार्थ है और उसके बीच जो बल लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सहसंजक बल या एडहेसिव फोर्स कहते हैं उसको। गुरुत्वाकर्षण तो दो पिंडों के बीच लगता है, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण क्या लगता है? दो पिंडों के बीच लगता है। स्थिर वैद्युत की बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल कहते हैं। तो जैसे कि विद्युत विसर्जन है ना, आकाश में बिजली का चमकना, ये सब आपका स्थिर वैद्युत का उदाहरण है। चलिए देखते हैं, किसी पदार्थ में अणुओं को आपस में बांधे रखने वाले बल को अंतर आणविक बल कहा जाता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले अंतर आणविक आकर्षण बल को सहसंजक बल तथा भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच लगने वाले अंतर आणविक आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं, कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 58 नंबर, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को संयोजित करने की कोशिश करता है। जैसे ढोलक बजाने वाला भी देखिएगा कुछ वो कसते रहता है वो, लेकिन यहाँ पर किसका बात किया है? वो सितार का बात किया है। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से क्या करता है? वो बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश कर रहा है? वो आवृत्ति को मिला रहा है, ठीक है। तो एक वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग, वो जो धागा होता है, स्ट्रिंग की आवृत्ति को क्या करता है? वो मिलाता है। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से क्या करता है? वो बांधता है। ऐसा करके वह अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग आवृत्ति ठीक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। जो तारत्व होती है ना, तारत्व है ना, पिच किस पर डिपेंड करती है? आवृत्ति के समानुपाती होती है, ठीक है ना। किसके समानुपाती? वो आवृत्ति के समानुपाती होती है। उसको अगर अच्छा से वो मिला लेगा तो उसमें से धुन क्या निकलेगा? बढ़िया निकलेगा वो धुन। अगला है 59 नंबर क्वेश्चन, आघात और प्रत्याघात के बल हैं, कौन है? हमेशा समान और विपरीत दिशा में होता है। आघात और प्रत्याघात बल क्या होता है? हमेशा समान और विपरीत दिशा में होता है ना। अगला देखते हैं, आघात तथा प्रत्याघात बल दोनों एक दूसरे के समान मानक के किंतु विपरीत दिशा में लगने वाला क्या है? ये बल है। सैफ के आरोहण के लिए डैश जिम्मेदार बल है। सैफ के आरोहण के लिए डैश जिम्मेदार बल है, कौन है? तो कोशिका बल हो जाएगा और वाष्पोत्सर्जन खिंचाव हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव और कोशिका बल ये दोनों जिम्मेदार है। देखते हैं, सैफ का आरोहण के लिए कोशिका बल तथा वाष्पोत्सर्जन खिंचाव दोनों जिम्मेदार है। इसके साथ साथ संसंजन बल और असंजन बल भी जिम्मेदार होता है। संसंजन बल और असंजन बल भी क्या होता है? जिम्मेदार होता है। अगला 61 नंबर क्वेश्चन, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? स्थैतिक घर्षण को कम करने के लिए हम लोग रोलिंग घर्षण का प्रयोग करेंगे, बॉल बेयरिंग का प्रयोग करेंगे। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर बल लगेगा ना तो किस में लगता है बल? स्थैतिक घर्षण के कंडीशन में ही लगता है। रोलिंग घर्षण में बल क्या लगता है? कम लगता है।
बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। जब कोई गोलाकार वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है तो दोनों सतहों के बीच व गति की विपरीत दिशा में लगने वाले घर्षण बल को लोटनी घर्षण या रोलिंग घर्षण कहा जाता है। देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। एक कारखाने में 40 केजी कैल्शियम 2 घंटे में उत्पादित होता है। ठीक है, तो कैल्शियम कितना है आपका 40 केजी और 2 घंटे में क्या होता है उत्पादित होता है। यदि करंट की प्रवाह की क्षमता 50% है, जो करंट बह रही है कितना प्रतिशत है 50% है, तो 2 घंटे के लिए समान विद्युत प्रवाह से कितना एल्युमिनियम प्राप्त किया जा सकता है। एल्युमिनियम प्राप्त किया तो टाइमर तो 2 घंटा दिया है और ये कैल्शियम 40 केजी और एल्युमिनियम निकालना तो कितना हो जाएगा आपका 9 केजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9 केजी, 9 केजी। देख लीजिए इसका विश्लेषण हम अपने से किए। किसी परमाणु का एटॉमिक जो वेट होता है ना, उस परमाणु के समतुल्य भार इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं परमाणु का एटॉमिक वेट, बट्टा में क्या लिख सकते हैं परमाणु का समतुल्य भार, ये लिख सकते हैं आराम से। तो हमें कैल्शियम और क्या दिया गया है, कैल्शियम दिया गया है 40 केजी और हमें एल्युमिनियम निकालने के लिए बोला है। टाइम है दोनों में 2 घंटा दिया है और जो इलेक्ट्रिसिटी जो मिल रही है 50% हमें मिल रही है, आधा ही मिल रही है इलेक्ट्रिसिटी। तो जो कैल्शियम का जो एटॉमिक वेट, कैल्शियम का एटॉमिक वेट बट्टा में क्या हो जाएगा आपका कैल्शियम का समतुल्य भार इक्विवेलेंट वेट और एल्युमिनियम का तो हमें निकालना ही है ना। और उसके बाद समतुल्य भार किसका निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम। तो सबसे पहले कैल्शियम का एटॉमिक वेट हमें पता है 40 होता है। कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 40 होता है। और समतुल्य भार की बात करते हैं तो कैसे निकालेंगे, एटॉमिक वेट में से एटॉमिक वेट बट्टा में वैलेंसी, जो कैल्शियम का जो वैलेंसी होता है कितना होता है, कैल्शियम का वैलेंसी होता है 2, तो 40 बट्टा में 2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 20, है ना। तो 20 क्या आ गया आपका समतुल्य भार, किसका, कैल्शियम का समतुल्य भार कितना आया आपका 20 और कैल्शियम का एटॉमिक वेट हम लोग जानते हैं कितना होता है 40। तो इसका मामला फिट। अगला एल्युमिनियम का तो हमको निकालना है, लेकिन एल्युमिनियम का हमें पता होना चाहिए समतुल्य भार। तो एल्युमिनियम का समतुल्य भार कैसे निकालेंगे, तो एटॉमिक वेट को हम लोग एटॉमिक वेट में वैलेंसी से हम लोग जब भाग दे देते हैं तो क्या निकल जाता है, समतुल्य भार निकल जाता है। तो एल्युमिनियम का एटॉमिक वेट होता है आपका 27 और वैलेंसी होता है 3, तो 3 से भाग देंगे 27 में तो कितना आ जाएगा आपका 9। तो समतुल्य भार एल्युमिनियम का कितना आ गया 9। तो एल्युमिनियम का इस प्रकार से इसका कैलकुलेशन कीजिए, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा आपका। 18 केजी तो आया, लेकिन हमें क्वेश्चन में ही बोला है कि इतना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है 50% होता है। तो ये पूरा कंप्लीट आपको 18 केजी हुआ है, लेकिन 50% की बात किया है तो 50 यहाँ पर 50% होगा। तो 50% की जो बात किया है तो आधा ही ना होगा, 100% तो चाहिए नहीं। अगर 100% पूछता था हम 18 केजी मार देते आंसर, लेकिन हमें पूछा है 50%, तो 50% पूछा है तो 18 बटा में क्या हो जाएगा 2, यानी कितना केजी 9 केजी। इस प्रकार से बनाए और ये फार्मूला याद रखिएगा, और सब हो सकता है इसमें सवाल बन सकता है आगे, ठीक है। इसको देखिए इधर बना है 63 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। कीड़े पानी के सतह पर बिना डूबे घूम सकती है, किसकी वजह से घूम पाती है वो कीड़े, तो पानी के पृष्ठ तनाव के कारण क्या करती है उस पर आराम से घूमते रहती है। देखते हैं पृष्ठ तनाव के कारण कीड़े पानी के सतह पर बिना डूबे घूमते रहती है। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल होता है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करती है। वस्तुतः द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में अपने क्षेत्रफल को कम से कम करने की प्रकृति के कारण द्रव के पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहती है। जो द्रव का पृष्ठ होता है हमेशा किसकी स्थिति में बनी रहती है, तनाव की स्थिति में बनी रहती है, इसके कारण हल्के पदार्थ बोले तो कीड़ा
है ना, पानी की सतह पर तैरते रहती है। वर्षा की बूंदों के गोलाकार होने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। जो वर्षा का बूंद होता है, बारिश के समय जो बूंद होती है, गिरती है नीचे, तो कैसा गिरती है वो? गोलाकार। तो पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। 64 नंबर क्वेश्चन, वर्षा की बूंद के गोलाकार होने का कारण क्या है? बताइए क्या है? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है, सबसे ज़्यादा श्यानता किसकी है? शहद की। सबसे ज़्यादा श्यानता किसकी? शहद की। जिसकी श्यानता ज़्यादा होगी उसकी बहने की क्षमता कम होगी, जिसकी श्यानता कम होगी उसकी बहने की क्षमता कम होगी। जैसे पानी का श्यानता कम होती है तो बह जाती है आराम से, लेकिन शहद आसानी से नहीं बहेगी, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। तरल का वह गुण जिसके कारण तरल अपनी अलग अलग परतों के मध्य होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है, इस गुण को तरल की श्यानता, है ना, श्यानता कहते हैं। अलग अलग पदार्थों में श्यानता का गुण अलग अलग होता है। जैसे जिस द्रव में श्यानता का गुण अधिक पाया जाता है वे आसानी से नहीं बहती है। उदाहरण के लिए शहद में बहने का गुण कम पाया जाता है क्योंकि इसमें श्यानता का गुण अधिक पाया जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करता है, किसको इंगित करता है? तो शुष्क मौसम, किसको इंगित करता है? अत्यंत शुष्क मौसम को, अत्यंत शुष्क मौसम को इंगित करता है, ठीक है। अत्यंत शुष्क मौसम को इंगित करता है। अगर बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि हो जाएगा, उसके पाठ्यांक में क्या हो जाएगा? अचानक वृद्धि हो जाएगा, तो अत्यंत शुष्क मौसम को क्या करेगा? इंगित करेगा। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि अत्यंत शुष्क मौसम की ओर इंगित करता है, जबकि इसके पाठ्यांक का अचानक गिरना, आंधी अचानक अगर गिरेगा ना तो किसको इंगित करेगा? आंधी या तूफान का संकेत तथा धीरे धीरे गिरना वर्षा होने की संभावना को व्यक्त करता है। वही जब बैरोमीटर में पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ रहने की संभावना होती है। उल्लेखनीय है कि बैरोमीटर या वायु दाब मापी के माध्यम से वायुमंडलीय दाब को मापा जा सकता है, ठीक है, मापा जाता है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब को किससे नापा जाता है? बैरोमीटर या वायु दाब मापी से मापा जाता है। इसका आविष्कार इवान जेलिस्टा टोरिसेली ने वर्ष 1643 ईस्वी में किया था। कब? 1643 में, 1643 में क्या था। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन, दूध से क्रीम को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो केंद्रापसरण, इसको बोलते हैं अपकेंद्री बल बोलते हैं, ठीक है ना, अपकेंद्री बल बोलते हैं, जो बाहर की तरफ लगता है। दूध से क्रीम को अलग करने के लिए केंद्रापसरण तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। केंद्रापसरण, देखिए ऑप्शन में यही है, केंद्रापसरण है कि नहीं? अगर कोई देखेगा तो ये कंफ्यूज हो जाएगा, अच्छा केंद्रापसरण क्या होता है? ये अपकेंद्री बल है, घुमा के लिख दिया। केंद्रापसरण बल, अपकेंद्री बल, एक होता है बाहर की तरफ लगता है उसको अपकेंद्री, अंदर की तरफ लगता है उसको अभिकेंद्री। तो केंद्रापसरण बल, अपकेंद्री बल एक जड़त्वीय बल है। एक क्या है? जड़त्वीय बल है, जो किसी वस्तु को कक्षा में यह केंद्र के चारों ओर घूमने पर बाहर की ओर क्या करता है? ये खींचता है। वॉशिंग मशीन में इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। जो वॉशिंग मशीन में जो कपड़ा धुलता है और सब उसमें से गंदगी बाहर निकल जाता है, किस बल के कारण? अपकेंद्री बल के कारण ही ऐसा कपड़ा एकदम चमाचम हो जाता है। अगला देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? क्या है बताइए? अपकेंद्रण है। क्या है? अपकेंद्रण, बाहर की तरफ जो बल लगेगा। 69 नंबर क्वेश्चन, चलती बस में जब चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्रियों को आगे धक्का लगता है, इसको समझाया जा सकता है। किसके नियम से समझाया जा सकता है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम से समझाया जा सकता है। कोई भी वस्तु क्या करती है? अपनी स्थिति बनाए रहना चाहती है ना। कोई वस्तु चलेगी तो चलते ही रहेगी, रुकेगी तो रुकते रहेगी, है ना, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लग जाए। न्यूटन का प्रथम नियम बोलता है।
चलती बस में जब चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्रियों को आगे धक्का लगता है। इसे न्यूटन के गति के पहले नियम से समझा जा सकता है। इस नियम के अनुसार कोई भी वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती है ना, अपना प्रारंभिक अवस्था बनाए रखना चाहती है। अर्थात यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि वह एक समान गति से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। 70 नंबर क्वेश्चन, बिजली की मोटर परिवर्तित करती है। किसको परिवर्तित करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है और जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। देखते हैं इसका विश्लेषण। बिजली की मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। जब एक आयताकार कुंडल या कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और माध्यम से विद्युत प्रवाहित किया जाता है तो कुंडली घूमना शुरू कर देती है ना, और यांत्रिक ऊर्जा मिलता है। आटा चक्की वाला इसी का इस्तेमाल करता है, मोटर का। 71 नंबर क्वेश्चन, ब्लॉटिंग पेपर बोले तो सोख्ता कागज। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण में शामिल है। स्याही के अवशोषण में क्या शामिल है? तो कोशिका क्रिया प्रभाव शामिल है। ब्लॉटिंग पेपर सोख्ता कागज द्वारा स्याही का अवशोषण क्रिया प्रभाव या केशिकत्व के कारण होता है। किसके कारण होता है? केशिकत्व के कारण होता है। इसमें एक पतला चिकना कागज होता है जो स्याही के जैसे तरल पदार्थों को अपनी सतह पर अवशोषित करता है। उल्लेखनीय है कि केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने की घटना और ऊपर से फिर नीचे उतरने की घटना को क्या कहते हैं? केशिकत्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ बढ़िए। पानी वाले बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। पानी का स्तर क्या रहेगा? वही रहेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। पानी वाले बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाए तो पानी का सतह वही रहेगा, क्योंकि बर्फ के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए पानी का आयतन संपूर्ण बर्फ के टुकड़े के आयतन के क्या होता है? बराबर होता है। 73 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। अधिक ऊंचाई पर उड़ने पर एक हवाई जहाज के अंदर क्या होता है? वो तो पंप लगा होता है, उसको वायुमंडलीय दाब को बनाए रखने के लिए क्या करता है? वो पंपों का अधिक ऊंचाई पर उड़ने पर एक हवाई जहाज के अंदर वायु पंप होता है। वायु पंपों का उपयोग से सामान्य वायुमंडलीय दबाव बनाए रखता है ना। तो वायु पंप द्वारा क्या करता है? सामान्य वायुमंडलीय दबाव को बना के रखता है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी हो जाएगा। वायु पंपों के उपयोग से सामान्य वायुमंडलीय दाब को क्या करता है? वो बनाए रहता है, ज़्यादा ऊंचाई पर चला जाएगा तो। अगला है 74 नंबर क्वेश्चन। कंक्रीट की सड़क की तुलना में रेतीली सड़क पर चलना अधिक कठिन है। क्यों कठिन है बताइए? तो कंक्रीट पर घर्षण ज़्यादा होगा, रेत पर घर्षण क्या होगा? कम होगा, इसलिए कठिन है। अगर कंक्रीट पर चलेंगे तो घर्षण ज़्यादा होगा तो आसानी से हम चल पाएंगे। अगर रेतीली पर चलेंगे तो घर्षण कम हो जाएगा तो आसानी से नहीं चल पाएंगे। उसके अलावा अगर जहाँ पर काई लगा हुआ है अगर वहाँ पर चलेंगे तो उलट जाएंगे, क्योंकि घर्षण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। रेत से भी क्या हो जाता है? वहाँ पर कम हो जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। रेत और पैरों के बीच घर्षण कंक्रीट और पैरों के बीच घर्षण की तुलना में क्या होता है? कम होता है। कंक्रीट की सड़क की तुलना में रेतीली सड़क पर चलना अधिक कठिन है, क्योंकि रेत और पैरों के बीच घर्षण कंक्रीट और पैरों के बीच घर्षण की तुलना में क्या होता है? कम होता है। 75 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। ठीक है, किसी पदार्थ को एक ढलान वाली सड़क पर ऊपर की ओर उठाने की तुलना में ऊपर की ओर लुढ़कना आसान होता है। क्यों आसान होता है बताइए?
तो पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने में किए गए कार्य के अपेक्षा क्या होगा, कम होगा। पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने में किए गए कार्य की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लुढ़का देते हैं। देख लेते हैं, पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने की तुलना में किए गए कार्य की अपेक्षा कम होता है। इसलिए किसी पत्थर को एक ढलान वाली सड़क पर ऊपर की ओर उठाने की तुलना में ऊपर की ओर लुढ़काना आसान होता है। उल्लेखनीय है कि भौतिकी में कार्य का होना तब माना जाता है जब किसी वस्तु पर कोई बल लगने से वह वस्तु बल की दिशा में कुछ विस्थापित हो जाता है। तो कार्य W बराबर क्या होता है, फोर्स गुना विस्थापन, है ना। W बराबर क्या होता है, फोर्स गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन होगा तब ये कार्य होगा, ऐसे नहीं होगा कार्य, है ना। बल की दिशा में विस्थापन होगा तब ये कार्य होगा। 76 नंबर क्वेश्चन, एक छोटी तरल बूंद का आकार गोलाकार क्यों होता है, किसके कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। बारिश का जो बूंद होती है तो गोल गोल क्यों होती है, पृष्ठ तनाव के कारण होती है। एक छोटी तरल बूंद का आकार पृष्ठ तनाव, सतही तनाव कह सकते हैं, के कारण गोलाकार होता है। पृष्ठ तनाव तरल का एक गुण और एक आकर्षण के अंतर आणविक बलों द्वारा उत्पन्न होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स द्वारा क्या होता है, ये उत्पन्न होता है। वर्षा की बूंदों के गोलाकार होने के पीछे भी यही कारण है। बरसात की बूंदों का गोल आकार होता है, किसके वजह से होता है, तो सतही तनाव के कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। देख लेते हैं 78 नंबर क्वेश्चन, एक हॉर्स पावर एक HP बराबर एक HP डैश के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। इसका प्रयोग सामान्यतः पंप या मोटर की क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। जैसे मोटर हो गया, जैसे ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर कोई खरीदने के लिए जाता है, बोलता है कितना HP का लीजिएगा, 6 HP, 7 HP, 8 HP, पता नहीं कितना होता है, लेकिन ये HP पर लोग खरीदता है। सिक्स 79 नंबर क्वेश्चन, छिपकली का पैर डैश की सतह छिपकली का पैर डैश की तरह काम करता है। छिपकली की पैर किस तरह काम करता है बताइए, सक्शन पैड की तरह काम करता है, सक्शन पैड की तरह काम करता है। छिपकली का पैर सक्शन पैड की तरह कार्य करता है, इसलिए वह दीवारों पर चिपक जाती है और गिरती नहीं। किसकी तरह काम करती है छिपकली का पैड, सक्शन पैड की तरह काम करती है। 80 नंबर क्वेश्चन, बॉल बेरिंग का उपयोग साइकिल, स्कूटर आदि में किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो उसका घर्षण कम हो जाए। पहियों और धुरी के बीच घर्षण कम करने के लिए किया जाता है बॉल बेरिंग का प्रयोग, है ना। जब उसमें हम ग्रीस डाल देते हैं तो एकदम बढ़िया से चलता है बेरिंग में। बॉल बेरिंग का उपयोग साइकिल, स्कूटर आदि में पहिए और धुरी के बीच घर्षण कम करने के लिए किया जाता है। 81 नंबर क्वेश्चन, एक चिड़िया एक तार के पिंजरे में बैठी है जो एक स्प्रिंग तुला से लटका हुआ है, लटक रहा है। जो स्प्रिंग जो तुला से क्या कर रहा है, वो पिंजरा लटक रहा है। यदि चिड़िया पिंजरे के अंदर उड़ना शुरू करती है तो स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग तुला की माप होगी। स्प्रिंग तुला की माप क्या होगी, पहले से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि तो वो तो हवा में आ गया ना, तो हवा में आ गया तो वो क्या हो जाएगा, स्प्रिंग तुला का माप कम हो जाएगा। पिंजरे में बैठी चिड़िया के उड़ने से स्प्रिंग तुला पर लगने वाला भार में कमी आएगी, फलतः स्प्रिंग तुला की माप कम हो जाएगी। स्प्रिंग तुला की माप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 82 नंबर क्वेश्चन, एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे, स्थिर एकदम कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा, है ना। कोई वस्तु है ना, वृत्तीय पाथ पर स्थिर चाल से कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है, वो चल रहा है ना। तो चल रहा है तो उसमें से कौन सा स्थिर रहेगा, जो कि नहीं बदलेगा, तो वेग तो बदल जाता है,
ये वेक्टर क्वांटिटी है। त्वरण भी क्या करेगा, ये भी बदल जाएगा, है ना। और चाल नहीं बदलता है, चाल नहीं बदलता है, अभिकेंद्रीय बल नहीं बदलेगा, गतिज ऊर्जा नहीं बदलेगा, ये सब नहीं बदलेगा, ये सब सेम रहेगा। लेकिन वेग और त्वरण क्या करता है, ये बदल जाता है। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। यदि कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से चल रही, कांस्टेंट स्पीड है, गति करती है, तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति त्वरित होती है, क्योंकि वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा बदल जाती है ना। वेग परिवर्तन की दर को ही हम लोग त्वरण कहते हैं। तो एक समान वृत्तीय गति में पिंड की चाल, एक समान अगर वृत्तीय गति हो रही है तो पिंड की चाल, अभिकेंद्रीय बल और गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये समान रहेगी, लेकिन वेग और त्वरण बदल जाएगी। अगला देख लेते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। किसी प्रक्षेप्य का पथ होता है, कैसा होता है, पाराबोलिक पाथ होता है ना, परवलयिक होता है, परवलयिक होता है। किसी प्रक्षेप्य का पथ परवलयिक होता है जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है, तो गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल से एक वक्र पथ पर गति करता है। इस गति को प्रक्षेप्य, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, प्रक्षेप्य गति कहते हैं, तथा इसके पथ को प्रक्षेप्य पथ कहते हैं, है ना, प्रोजेक्टेड पाथ। प्रक्षेप्य पथ का यही वाला जो देखिए, अगर ऐसे फेंका ना कोई वस्तु तो इस प्रकार से क्या करेगा, गिरेगा, है ना। और ये जो कोण बनता है इसको प्रक्षेप्य कोण बोलते हैं। अगर 45 डिग्री से अगर फेंकते हैं कोई वस्तु तो सबसे ज़्यादा दूर जाएगा। जेवलिंग थ्रो में नीरज चोपड़ा जो जेवलिंग थ्रोअर है, भाला फेंकते हैं, तो वो कितना डिग्री पर फेंकते होंगे, 45 डिग्री पर फेंकते हैं। 45 डिग्री पर अगर कोई चीज़ को फेंके ना तो बहुत ज़्यादा दूर जाए। अगर 90 डिग्री पर फेंक दिया तब कहाँ होगा, बताइए। ऐसे फेंक देना ऊपर, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा खटाक से, जैसे फेंका था वैसे आ जाएगा। तो सबसे कम दूरी कब किस कंडीशन में, 90 डिग्री पर। और सबसे ज़्यादा दूरी किस कंडीशन में जाएगा आपका, 45 डिग्री पर। 60 डिग्री पर भी जाएगा, 70 पर भी जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जाएगा आपका 45 डिग्री पर, सबसे दूर फेंकाएगा, तो उसका परास रेंज क्या हो जाएगा आपका, ज़्यादा होगा। चलिए अगला 84 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन। पूर्णतः भरी हुई बोतल के पानी के घनीभूत हो जाने पर बोतल टूट जाती है, क्यों टूट जाती है, तो टूट जाती है ये, इसका आयतन क्या करता है, इसका आयतन बढ़ जाता है। जमने पर पानी का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। पूर्णतः भरी हुई बोतल के पानी के घनीभूत हो जाने पर बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी के जम जाने पर इसका आयतन क्या करता है, बढ़ जाता है, और बोतल की दीवार क्या करती है, टूट जाती है। ताप बढ़ने पर पानी का घनत्व बढ़ता है। याद रखिए, जो ताप अगर घटेगा ना तो पानी का घनत्व क्या करेगा, बढ़ेगा। ताप घटेगा और पानी का घनत्व बढ़ेगा, और आयतन भी क्या हो जाएगी, आयतन कम हो जाएगी, आयतन कम हो जाएगी। परंतु 4 डिग्री सेल्सियस के बाद ताप घटाने पर पानी का घनत्व घटने लगता है। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद ताप घटाने पर क्या हो जाएगा, पानी का घनत्व घटने लगता है और आयतन बढ़ने लगता है। इसी कारण से जमने पर बोतल क्या करती है, फट जाती है। फट जाती है। प्रायः इस्तेमाल होने वाले पेय पदार्थों की बोतलें इसलिए थोड़ा खाली रख दिया जाता है, उसको थोड़ा खाली हम लोग छोड़ देते हैं, पूरा नहीं भर देते हैं उसको। अगला 85 नंबर क्वेश्चन। नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा एक यात्री गेंद ऊपर की ओर उछालता है और गेंद वापस आएगी, उसके हाथे में आएगी, हाथ के हथेली यात्री के हाथे में आएगी, ठीक है ना, ये नहीं कि बाहर निकल जाएगी। अगर हवा का दाब रहेगा, बाहर अगर फेंकते हैं तो हवा का दाब से वो उस बाहर फेंका जाएगा, नहीं तो उसके हाथ में ही गिरेगा। तो हवा में पूरी उड़ान के दौरान ट्रेन और गेंद में समान क्षैतिज वेग था। जो क्षैतिज वेग था तो दोनों का सेम था, बॉल का भी सेम था और यात्री का भी सेम था, इसलिए वे दोनों समान दूरी को समान समय में तय करेगी और परिणाम स्वरूप गेंद यात्री के हाथ में आएगी। अगर ट्रेन का वेग
में तेजी या कमी होती है तो गेंद हाथ के बजाय कहीं और गिर सकते हैं। लेकिन जो ही उस समय उछाला और ट्रेन का स्पीड त्वरित कर गई, ट्रेन का स्पीड उसमें त्वरण उत्पन्न हो गया, त्वरित हो गई। ट्रेन का जो वेग में त्वरण उत्पन्न जो होगा, एक वेग से स्पीड बढ़ गया या फिर ये स्पीड क्या कर गया, घट गया, तब हो सकता है कि उसके हाथ में न गिरकर कहीं और गिर जाए। ठीक है, अगला देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति होती है। सुई की गति क्या होती है, आवर्ती गति होती है, बार बार क्या करती है, अपनी जो भी उसका जो होता है मोशन उसी को दोहराते रहते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आवर्ती गति बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आवर्ती गति। सिलाई मशीन की सुई की गति आवर्ती गति होती है। आवर्ती गति में एक निश्चित पथ पर गति करती है, उसका एक पथ बना हुआ है, उसी पथ पर क्या करते हैं, वो गति करती है। वस्तु किसी निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपने पूर्व गति को दोहराती है। सरल रेखीय गति में पिंड या वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करता है, तब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसे वर्तुल या वृत्तीय गति कहते हैं। वर्तुल या क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। ऐसा पानी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के कारण होता है। घनत्व किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान और उसके आयतन का अनुपात होता है। द्रव्यमान और उसके आयतन के अनुपात है। कम घनत्व वाले पदार्थ ज़्यादा घनत्व वाले पदार्थ के ऊपर तैरता है। जिसका घनत्व कम रहेगा और जिसका घनत्व ज़्यादा रहेगा, अगर जिसका घनत्व जैसे कि पानी का घनत्व बर्फ़ के घनत्व से क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है ना, इसीलिए बर्फ़ क्या करते रहती है, तैरते रहती है। पानी के घनत्व की तुलना में बर्फ़ का घनत्व क्या होता है, कम होता है, इसीलिए वो तैरते रहती है, क्योंकि वह उससे हल्का होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं पानी का घनत्व और लोहा का घनत्व, तो लोहा का घनत्व पानी के घनत्व से बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए क्या करता है, वो डूब जाता है। अगला है, तो जिसका घनत्व ज़्यादा होगा और जिसका घनत्व कम हो जाएगा उसमें क्या करेगा, वो डूब जाएगा। ठीक है, जैसे कि ईंटा ले लीजिए और पानी और ईंटा में किसका घनत्व डेंसिटी ज़्यादा होगा, तो पानी का डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम, और ईंटा का क्या हो, ज़्यादा, तो ईंटा क्या करेगी, पानी में डूब जाएगी। ठीक है, 88 नंबर क्वेश्चन। बिजली का बल्ब फर्श पर गिरने पर टूट जाता है, परंतु गलीचे पर गिरने पर नहीं टूटता, जो गीला वाला रहेगा उस पर नहीं टूटता। तो फर्श पर बल्ब के आवेग में परिवर्तन अधिक होता है। फर्श पर बल्ब के आवेग में परिवर्तन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसके वजह से वेग बदलने पर गतिज ऊर्जा क्या होती है, वेग बदलने पर गतिज ऊर्जा बदल जाती है ना, बदलती है। फर्श पर बल्ब के आवेग में परिवर्तन अधिक होता है, इसलिए बिजली का बल्ब फर्श पर गिरने से टूट जाते हैं, क्योंकि गतिज ऊर्जा अधिक रहती है। जो फर्श पर गिरते ही शून्य हो जाती है और वो क्या करती है, टूट जाती है। अगला देखते हैं हम लोग 89। इसमें दिया है 5 किलोग्राम के द्रव्यमान को टेबल पर खींचने पर एक कमानीदार तराजू 20 न्यूटन का पठन आता है। जो अगर कमानीदार 5 केजी का है वस्तु, द्रव्यमान का कोई 5 केजी द्रव्यमान को टेबल पर खींचने पर एक कमानीदार तराजू पर 20 न्यूटन का पठन आता है। इस द्रव्यमान द्वारा कमानीदार तराजू पर लगने वाले बल का परिमाण कितना होगा परिमाण, तो कितना होगा, 20 न्यूटन ही होगा, है कि नहीं, कितना होगा, 20 न्यूटन होगा। तो न्यूटन के गति के विषयक तृतीय नियमानुसार क्रिया प्रतिक्रिया कमानीदार तुरा पर लगने वाला परिणामी बल भी कितना होगा, 20 न्यूटन होगा। जितना वो बल लगाए उतना ही बल लगेगा, ठीक है ना, क्रिया प्रतिक्रिया बल। तो वो भी तराजू पर क्या लगेगा, ऊपर की तरफ लगाएंगे 20, तो वो भी लगा रहा है 20,
ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा आपका 20 न्यूटन आंसर हो जाएगा। अगला है 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर, यदि किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य हो तो वह वस्तु क्या होगी बताइए। समरूप गति से चलती रहेगी। यदि किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग क्या हो, शून्य हो, तो क्या हो जाएगा, वस्तु समरूप गति से क्या करते रहेगी, वो चलते रहेगी। यदि किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य हो तो वह वस्तु समरूप गति से चलती रहेगी, क्योंकि न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार वस्तु स्थिर है। वस्तु क्या है, स्थिर है, तो स्थिर ही रहेगी, और गतिमान है तो एक समान वेग से गतिशील ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसी से ही जड़त्व का नियम, इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, जड़त्व का नियम कहते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन, एक खिलाड़ी अचानक छलांग लगाने की अपेक्षा कुछ दूर से दौड़ता हुआ आकर ज़्यादा लंबी छलांग लगा पाता है, इसका कारण क्या है। तो गतिमान अवस्था की जरूरत है ना, किसकी कि क्या कारण है, यह गतिमान अवस्था की जरूरत। एक खिलाड़ी अचानक छलांग लगाने की अपेक्षा कुछ दूर से दौड़ता हुआ आकर ज़्यादा लंबी छलांग लगाता है, ऐसा गति के जड़त्व के कारण होता है। ऐसा किसके कारण होता है, गति के जड़त्व के कारण होता है। 92 नंबर क्वेश्चन, एक शिकारी दूर किसी वृक्ष पर बैठे एक बंदर पर निशाना साधता है। जैसे ही गोली बंदूक से छूटती है वैसे ही बंदर डाल पर से सीधा ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर गिर जाता है। बंदूक की गोली बताइए उसको लगेगा, है ना, बंदर को क्या करेगी, बंदर को लगेगी, ठीक है ना। क्या कि जो आपका जो गोली भी चल रहा है तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन में चलेगा, वो भी वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, थोड़ा नीचे हो जाएगा, है कि नहीं। तो एक शिकारी की गोली चलाने के बाद बंदर के डाल पर से सीधे ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर गिरने पर बंदूक की गोली बंदर को लगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह दोनों नीचे की ओर जाएगी, ठीक है ना। गोली भी नीचे की तरफ जाएगी और बंदर भी तो नीचे भी तो कूदिए गया जाएगी, और गोली बंदर को लगेगी। अगला देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करेगा। कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करेगा, तो ये रोलिंग घर्षण सबसे कम उत्पन्न करेगा। सबसे ज़्यादा स्थैतिक घर्षण, है ना, फिसलन, सबसे कम क्या करेगा आपका, रोलिंग घर्षण, और सबसे ज़्यादा स्थैतिक घर्षण। चलिए, बीपीएससी टीआरई 2.0 में पूछा, फिसलन घर्षण वह घर्षण बल है जो दो संपर्क सतहों के बीच सापेक्ष फिसलन गति का विरोध करता है, जबकि रोलिंग घर्षण उन सतहों के बीच कार्य करता है जिनके बीच बेलनाकार गति, बोले तो सड़क पर साइकिल की गति करती है, जबकि दो स्थैतिक सतहों, जब उसके बीच गति होनी ही वाली हो। स्थैतिक सतहों की बात करते हैं तो जब उनके बीच गति होनी ही वाली हो के बीच कार्य करने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहा जाता है। इसके मध्य संबंध निम्न प्रकार से है। सबसे ज़्यादा घर्षण होगा आपका स्थैतिक घर्षण में, उसके बाद फिसलन घर्षण में होगा, है ना, फिसलन घर्षण में, और उसके बाद रोलिंग घर्षण में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बल लगेगा आपको स्थैतिक घर्षण के कंडीशन में, उसके बाद फिसलन घर्षण के कंडीशन में, सबसे कम बल लगेगा आपको रोलिंग घर्षण के कंडीशन में। अतः स्पष्ट है कि रोलिंग घर्षण उपयुक्त में से सबसे कम घर्षण उत्पन्न करेगा, सबसे कम घर्षण उत्पन्न करेगा, तभी तो उसमें कम बल लगता है। 94 नंबर क्वेश्चन, यदि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाती है बताइए। तो इस कोई बदलाव नहीं होगा। वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है तो वाष्पोत्सर्जन में क्या बदलाव होगा। यदि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर में क्या बदलाव होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, है ना। कि वायुमंडलीय दाब होता है ना, दाब जो वाष्पोत्सर्जन होता है ना, वेपोराइजेशन, दाब पर डिपेंड करता ही नहीं है, दाब पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं, टेम्परेचर पर फर्क पड़ता है।
आर्द्र और शुष्क पर फर्क पड़ता है, लेकिन दाब पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाष्पोत्सर्जन पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए इसका देख लेते हैं विश्लेषण। यदि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर में कोई बदलाव नहीं होगा। वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले पर्यावरण कारक है प्रकाश, जिसकी उपस्थिति में वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। तापमान पर भी डिपेंड करते हैं। प्रकाश, तापमान के बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की दर भी क्या होती है, बढ़ जाती है। आर्द्रता के बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर क्या होती है, घट जाती है। लेकिन जब मौसम रहेगा शुष्क, उस समय क्या हो जाएगा, उस समय वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा, लेकिन आर्द्रता के कंडीशन में वाष्पोत्सर्जन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दाब का वाष्पोत्सर्जन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि तरंग गति का है चैप्टर सोनार, चैप्टर नंबर 3 का पहला क्वेश्चन हो गया। 95 नंबर क्वेश्चन क्या है बताइए। सोनार तकनीकों में डैश उपयोग होता है। सोनार तो ये साउंड वाला चैप्टर, तो साउंड न प्रयोग होगा। सोनार ध्वनि तरंग सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो इसमें बोला है एक्सरे, इंफ्रारेड, माइक्रो, इसमें से कोई नहीं होगा। इसका विश्लेषण देखिए। सोनार साउंड नेविगेशन एवं रेंजिंग का संक्षिप्त रूप। सोनार तकनीक में ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। सोनार में किसका प्रयोग किया जाता है, ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। सोनार ट्रांसड्यूसर पानी में ध्वनि के तरंगे उत्पन्न करती है। यदि इनके मार्ग में कोई वस्तु टकराती है तो सोनार ट्रांसड्यूसर को एक प्रतिध्वनि क्या करती है, लौटती है। ध्वनि पल्स से उत्सर्जन एवं उसके रिसेप्शन के बीच के समय का निर्धारण करके ट्रांसड्यूसर वस्तु की सीमा को अभिविन्यास निर्धारित करता है। ठीक है ना, इस प्रकार से उसका रेंज का पता लगाता है। और सोनार का प्रयोग हम लोग समुद्र में, जैसे कोई जहाज़ चल रही है तो समुद्र से कितनी गहराई पर कोई चट्टान वगैरह है ना, तो इसको हम लोग पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है, तो प्रकाश तरंगे तो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। और विद्युत चुंबकीय तरंगे भी होती है। और इसमें अनुदैर्ध्य तरंग नहीं होती है, जो ध्वनि होती है अनुदैर्ध्य तरंगे ध्वनि होती है ना, साउंड। तो इसमें ए और सी हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में प्रसारित होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, इसलिए प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे हैं जिसमें माध्यम के कण तरंग के प्रसार की दिशा में लंबवत कंपन करती है। ठीक है ना, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग भी है और अनुप्रस्थ तरंग भी है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। 97 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य है। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य, तो परावैंगनी विकिरण का। किसका हो जाएगा आपका, परावैंगनी विकिरण का। देखते हैं। परावैंगनी विकिरण एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसमें दृश्य प्रकाश की तुलना में उच्च ऊर्जा स्तर और कम तरंग दैर्ध्य होती है। यह विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पर एक्स-रे और दृश्य प्रकाश के बीच स्थित होता है। मानव कान की श्रवण प्रास क्या है। मानव कान की श्रवण प्रास की बात करते हैं तो 20 से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, इसी के बीच का जो ध्वनि होता है ना उसको सुन पाएगा मानव, नहीं तो इससे ज़्यादा वाला को नहीं सुन सकता है। ठीक है ना, तो कुछ जानवर वगैरह है वो क्या करता है, सुन पाता है, लेकिन मनुष्य 20 से 20,000 हर्ट्ज के ध्वनि को ही क्या कर सकता है, सुन सकता है।
देखते हैं। ध्वनि एक प्रकार का तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है जो कि वस्तुओं में कंपन होने से उत्पन्न होती है। जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है उसको अवश्रव्य ध्वनि तरंगे कहा जाता है। मानव के कान इनको नहीं सुन सकता है। जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है उनको श्रव्य ध्वनि तरंगे कहा जाता है। मानव के कान इन ध्वनियों को सुन सकता है, अर्थात मानव कान की श्रवण की परास जो रेंज है 20 से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनि तक होती है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर आवृत्ति वाली ध्वनियाँ प्रासरव ध्वनि कहलाती है। मानव के कान इसको सुनने के लिए संवेदनशील नहीं होता। इसको मानव क्या कर सकता है? नहीं सुन सकता है। अगला 99 नंबर क्वेश्चन, अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण कौन है? ध्वनि तरंग क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग। ध्वनि तरंग क्या है? आपका अनुदैर्ध्य तरंग। प्रकाश तरंग की बात करते हैं तो प्रकाश क्या है? आपका अनुप्रस्थ तरंग। 100 नंबर क्वेश्चन लास्ट, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित होती है? ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित होती है? तो इसका निर्धारित होती है आवृत्ति के द्वारा निर्धारित होती है। किसके द्वारा निर्धारित होती है? आवृत्ति के द्वारा। तो इसमें से तो ऑप्शन ध्वनि का वेग, ध्वनि का आयाम और ध्वनि का तरंग दैर्ध्य क्या आ जाएगा? ई ऑप्शन सही आ जाएगा। आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है। यदि तारत्व बोले तो पिच है ना, अगर जो तीक्ष्णता होती है ना, तारत्व होती है, आवृत्ति के समानुपाती होती है ना। अगर आवृत्ति ज़्यादा होगा ना तो तीक्ष्णता ज़्यादा होगा, आवृत्ति कम होगी तो तीक्ष्णता भी क्या होगी? कम होगी, है ना। अगर तारत्व की बात करते हैं तो आवृत्ति की क्या होती है? ये समान। तारत्व को इंग्लिश में बोल देते हैं हम लोग पिच, को निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक होती है तो ध्वनि तीखी होती है। यदि कंपन की आवृत्ति कम होती है तो तारत्व क्या होती है? कम होती है। ठीक है। अगर एक है शेर और दूसरा है बकरी, ठीक है ना, तो दोनों के आवाज़ में किसका तारत्व ज़्यादा होगा? किसका तारत्व ज़्यादा होगा? शेर का तारत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और बकरी का तारत्व क्या होगा? ज़्यादा। क्यों? क्योंकि जो बकरी की जो आवृत्ति है ना, वो जो बोलने की जो उसका साउंड की जो आवृत्ति है वो क्या होगी? बहुत ही ज़्यादा। और शेर की जो साउंड की जो आवृत्ति होगी कम होगी, जिसके वजह से उसका जो सुरीलापन है ना, तीक्ष्णतापन उसका कम होगा और बकरी का तीक्ष्णतापन, सुरीलापन क्या होगा? ज़्यादा होगा। यानी तारत्व आवृत्ति पर डिपेंड करती है। बस इतना ही बात याद रखिए। ठीक है, तो आज का हम लोग एपिसोड यहीं पर रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जितना भी पीछे आपको जितना भी एपिसोड हो चुका है सारे को क्या करते रिवीजन करते रहिए और अपना एकदम नोट तैयार कीजिए ज़रूर, है ना, क्योंकि रिवीजन करने में वो आपको बहुत फ़ायदा करेगा।